अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे बिजली की ओवर बिलिंग और उस पर मिलने वाले एक मामूली से रिलीफ की। हुकूमत 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफिन के लिए आर्जी रिलीफ के नाम पर गोंगलू से मिट्टी झाड़ने लगी। एक तरफ तो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 6 माह तक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 3.25 लाख से ज़्यादा प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ला खड़ा किया। मीडिया पर शोर और अवाम के गुस्से के इजहार के बाद वफाकी काबीना ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 10 पैसे का 1 जुलाई से लागू किया गया इजाफा 3 माह के लिए वापस ले लिया है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन फिलहाल पुरानी कीमत पर आइंदा 3 माह के लिए बिजली के बिलों की अदायगी करेंगे, जबकि 201 से ऊपर बिजली के यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन बिजली के बिलों के ज़ेरे एताब ही रहेंगे। गुज़श्ता माली साल हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में यकमुश्त 7 रुपये 50 पैसे इजाफा किया, जबकि माली साल 2022 में बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफा 3 मराहिल में किया गया। कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से भी बात की। इस हवाले से बात करते हुए उनका क्या कहना था, आइए वो सुन लेते हैं। 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% जो हाउस होल्ड्स हैं या घरेलू सार्फिन हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा। 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। वफाक ने और बलूचिस्तान की हुकूमत ने मिलकर 28,000 ट्यूबवेल कनेक्शन को शमसी तवानाई से चलाने का मंसूबा बनाया गया। 55 अरब रुपए खर्च होंगे और 70% वफाक बर्दाश्त करेगा और 30% बलूचिस्तान की हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो ये मामूली सा रिलीफ तो दे दिया गया है, इस पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या वो इस रिलीफ से मुतमईन है या नहीं, आइए वो जान लेते हैं। ज़्यादा ये है कि हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ 200 यूनिट तक इनको महदूद ना रखें। 300-400 यूनिट तक आजकल जो गर्मी के अंदर बिजली की ज़्यादा खपत हो रही है, तो उस तक भी ये जो है ना रिलीफ जो है ना दिया जाए। बिजली की कीमतें कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा और जो ये टैरिफ है ये इन्हें कम से कम 300 यूनिट तक रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। 300 यूनिट मामूली बात है कि घर के चलने। ये इकदाम बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी इनको जो है ना रेट रिवाइज करने चाहिए और भी, ताकि जो गरीब लोग हैं ना बिजली का बिल अदा कर सकें और अपने वाशी हालात को बेहतर कर सकें। जो बिजली के चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं बड़े और आवाम की कमर तोड़ रहे हैं, तो लिहाजा थोड़े से बिजली के चार्जेस कम करने। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। कामरान खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक मामूली सा रिलीफ है जो कि अब वज़ीर आज़म की जानिब से अनाउंस किया गया है और कहा यह गया है कि सितंबर 2024 तक बिलों में जो है वो ये रिलीफ मिलेगा। इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इस पर सब्सिडी हुकूमत की जानिब से कितनी दी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये सब्सिडी का मामला है। 50 अरब रुपए की सब्सिडी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस की है। वो ये कहते हैं कि जो बिजली के सार्फिन जो कि 200 यूनिट तक बिजली जो है वो आइंदा 3 महीनों तक यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ये इन 3 महीनों में फी महीना अगर वो 200 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करते हैं तो ऐसी सूरत में उनको सब्सिडी मिलेगी, रियायत मिलेगी और उनके ऊपर जो अजाफी टैरिफ का इतलाक है वो नहीं किया जाएगा। इस मामले के लिए उन्होंने 50 अरब रुपए ये बताया है कि 50 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत देगी। और वज़ीर आज़म ने एक और इसमें दावा किया है, वो ये कहते हैं कि इस रिलीफ की वजह से घरेलू सार्फिन जो हैं उनका 94% जो सार्फिन हैं वो रिलीफ इसकी जो इस रिलीफ से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब देखना यह है कि ये जो पीक गर्मी का मौसम होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर तक, इन महीनों में जो है यानी एक आम घर में एक आम सारिफ भी हो जो कि 1 या 2 कमरे के मकान में रहता है, तो वो भी अगर सिर्फ यानी एयर कंडीशनर तो दूर की बात है, वो सिर्फ पंखा और बिजली इस्तेमाल करता है और पानी की मोटर चलाता है, तो ऐसी सूरत में उसके यूनिट्स जो हैं वो कतई तौर पर 200 की लिमिट में नहीं रहते, ये बहुत आगे जाते हैं। तो ज्यादातर सार्फिन जो हैं वो होंगे जिनका के बिल 200 से ज्यादा आएगा। तो आई डोंट नो कि ये वजीर आजम साहब ने कैसे ये 94% का फिगर जो है ये दिया है। उनका मतलब ये है कि मौजूदा मामला चल रहा है ओवर बिलिंग के हवाले से, जिसमें हज़ारों रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए गए, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे उन्हें नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में लाया गया और उस पर जो है वो हज़ारों रुपए एक्स्ट्रा लिए गए। इसकी वापसी का कोई तरीकाकार अब तक सामने आया है? कैसे एडजस्ट किया जाएगा इन्हें?
जी, वापसी का तरीका तो उस वक्त होगा जब जो है वो जुर्म पहले पकड़ा जाएगा, जुर्म साबित हो जाएगा, फिर जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन होगा और फिर पता चलेगा कि जी ये वापस जो है वो पैसे कहां से मिलेंगे। अभी कतई तौर पर ये बात जो है वो सिर्फ हवा में है। इंटीरियर मिनिस्टर ने ये गुज़िश्ता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी, वो ये कहते हैं कि जी वो FIA को उन्होंने हिदायत की है कि जिन जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो कंपनी के मुलाजिम हैं या वापडा के मुलाजिम हैं, जिन्होंने ये काम किया है कि 200 यूनिट से कम यूनिट को 200 की यूनिट की लिमिट से ज्यादा शो किया और उसकी वजह से ओवर चार्जिंग की गई, तो ऐसी इनका जो है वो इनका तयन किया जाएगा। लेकिन ये पैसे कौन वापस करेगा, किस तरह से वापस होंगे, इसका क्या फार्मूला होगा, इसमें जिम्मेदारान कौन होंगे, ये कतई तौर पे बिल्कुल एक जो है ना वो हवाई बातें हैं। अभी तक यानी कि FIA को जो डायरेक्शन दी गई है, हमने FIA ज़राए से भी इस हवाले से बात करने की कोशिश की कि हम जान सकें कि ये किस अंदाज में कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई जो है जिसे कहते हैं कि सिर पैर जो है वो सामने नहीं आ सका कि किस तरीके से किसको पकड़ा जाएगा। मीटर आपने बताया कि ये तकरीबन 50 अरब की सब्सिडी है जो कि हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। टारगेटेड सब्सिडी ये दी जा रही है IMF के प्रोग्राम के तहत। अब ये जो टारगेटेड सब्सिडी है इसको एडजस्ट करने के लिए या अकोमोडेट करने के लिए अब जो दीगर सार्फिन हैं उन पर एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लागू किए जाएंगे, ये वहाँ से वसूली तो नहीं होगी? नहीं, देखिए उनसे जो बाकी यानी ये जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है 200 यूनिट वाली, इसको छोड़ के जो बाकी सार्फिन हैं उनके ऊपर तो पहले से ही बिजली का जो जायद टैरिफ है उसका अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो हर दफ़ा नेपरा जो है वो अनाउंस भी करता रहता है मुख्तलिफ मद में। तो उनसे तो जो ऑलरेडी जो जायद टैरिफ है वो लेना ही लेना है, वो बैंगी बिजली ही उनसे जो है वो उनको बेची जाएगी इसमें। लेकिन ये जो सब्सिडी वाला मामला है, ये हुकूमत ने अपने बजट से इसको ये कहा है वजीर आजम ने कि हुकूमत जो है ये इसकी अरेंजमेंट खुद करेगी, इसको उन दीगर सार्फिन से नहीं लेना, बल्कि हुकूमत अपनी जो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए ये 50 अरब रुपए जो है ये सब्सिडी के लिए एलोकेट करेगी। ठीक है। और ये जो डिस्कोस के हवाले से मुख्तलिफ मामलात सामने आ रहे थे कि उन्हें नवाजने के लिए ये तमाम तर चीज़ें जो है वो की जा रही हैं, तहकीकात तो होंगी, इन्वेस्टिगेशंस तो होंगी, लेकिन इसका आउटकम कब तक मुतवक्के है? क्या कुछ इस हवाले से इत्तलात हैं? ज़ीशान साहब, इस तरह के अगर मैं 2 मिसालें आपको दे सकूं, अभी एक रीसेंट पास्ट में एक एग्जांपल हुई जब ये कहा गया कि जब ये बात साबित हुई, नेपरा में ये बात साबित हो गई कि जो सार्फिन हैं बिजली के, उनके ऊपर डिस्कोज ने ओवर बिलिंग करके उनसे जायद पैसे जो है वो बटोरे थे और एक बहुत बड़ा हुजम था उस मालियत का कि इतने अरबों रुपए की यानी कि जो वो ओवर चार्जिंग जो है वो की गई थी, जिसको नेपरा ने अप्रूव किया था। सही। वक्त हमारे पास कम है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में तफसीलात से जो है वो आगाह करे थे। अब देखना ये है कि क्या मैकेनिज्म बनाया जाता है और वफाकी हुकूमत इस हवाले से किस तरह से गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करती है। विफाक के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब की कि वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी है और कहा है कि जो सार्फिन 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें सोलर पैनल्स दिए जाएंगे और आसान इकसात पर ये पैनल उन्हें फराहम करने का फैसला किया गया है। आज वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जो है वो मीडिया से बात की और बात करते हुए कहा कि 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी जबकि 10% सारिफ अदा करेंगे। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। मीना ने भी आम आदमी के जो है को मद्देनज़र रखते हुए 200 यूनिट तक का जो सार्फिन है उनको जो है उनके लिए रिलीफ जो है वो सर्कुलेशन के ज़रिए उसकी मंजूरी दी है। उसके बाद जो पंजाब के अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा का सोलर प्रोग्राम है रोशन घराना, उसको जो है उसकी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है। अभी तक की ये इतलात है कि 90% जो है उसके पैसे जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। ये बिलियंस का प्रोग्राम है। तो अज़मा बुखारी साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर डिटेल्स लेते हैं। सुहेल, बताइएगा इस मंसूबे के बारे में कि किस तरह से उन सार्फिन का जो है वो तयन किया जाएगा, निशानदही की जाएगी और क्या मैकेनिज्म बनाया गया है कि उन्हें सोलर प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ डिटेल्स मालूम हो सके इस बारे में? जी, इब्तदाई तौर पर तो जन्नत ये आज कबीना का इजलास था और उस कबीना के इजलास में इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो मंजूरी दी गई है कि पंजाब में
45 लाख जो सार्फिन हैं, जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं बिजली के, उन्हें जो है वो सोलर पैनल दिया जाएगा। और इसकी जो शराइत और इसके तमाम तर पहलू हैं, इसका जायजा भी लिया गया और काबीना में ये बात जो है वो ज़ेर गौर आई है कि 75 से 90% तक जो है वो इसका तमाम सोलर पैनल के जो अखराजात हैं वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जबकि बाकी जो अखराजात हैं उनकी साथ बनाई जाएंगी और किस्तों की सूरत में सार्फिन जो हैं वो अदा करेंगे। तो ये हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम है और इस तमाम तरह इकदाम को अमली जामा पहनाने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुख्तलिफ सुहेल बताइएगा, जैसा कि आज अज़मा बुखारी साहिबा ने गुफ्तगू की और कहा कि 90% हुकूमत अदा करेगी लेकिन 10% सारिफ को अदा करना होगा, तो किस तरह ये अदायगी होगी, एक साथ होंगी, इस हवाले से कुछ मालूम हो सका? जी, मैंने जैसे कि कहा कि आज काबीना में ये बातें मुख्तलिफ पहलू के ज़ेर गौर लाए गए थे। कुछ ने ये तजवीज़ दी थी कि 75% तक जो है वो हुकूमत अदा करेगी, बाकी 25% जो है वो आवाम को अदा करना होगा। और उसके बाद ये भी तजवीज़ आई कि 90% तक, क्योंकि जो बिजली के बिलों पर इतने ज़्यादा चार्जेस लगाए गए और इतनी आवाम परेशान है, इसको देखते हुए जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की गई कि जितना रिलीफ हो सकता है वो दिया जाए। रोशन डिजिटल जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी चल रहा है, उसके लिए जो है वो बजट में 1 अरब से ज़ायद की जो रकम है वो मुख्तस की गई थी, लेकिन वो पहलू जो था वो पहले बजट से था, लेकिन अब जो सिचुएशन सूरत हाल है इसमें 500 यूनिट तक जो है लोग जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नया जो है वो प्रोग्राम शुरू किया गया है और 45 लाख पंजाब के मुख्तलिफ इजला के और लोग जो हैं उनको ये सोलर पैनल देने का जो है फैसला किया गया। लेकिन अब काबीना की जानिब से इसकी मंजूरी तो मिल गई है, अब इसका टाइम फ्रेम क्या है अमल दरामद के हवाले से और किसने अमल दरामद करवाना है अब इस पर? जी निशान, इसमें अमल दरामद तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ही करवाना है और उन्हीं का ये मंसूबा है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं वो अपनी वजारत से कबल जो है वो काफ़ी वादे जो हैं वो आवाम से कर चुकी हैं। तो अब मौजूदा सुनहरियों में उनको मज़ीद तशवीश ये है कि आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है। तो अब आज मंजूरी हुई है, इस पर ऑलरेडी वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ वफाक भी इसमें हिस्सा डालेगा और मुख्तलिफ वफाक से पैसे भी आएंगे। और पंजाब की जानिब से एक अच्छा इकदाम है सार्फिन को रिलीफ देने के लिए। अब देखना यह है कि अमली तौर पर इस पर कब काम शुरू होता है और आवाम को रिलीफ मिलता है। सोहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और अब अदालती कार्रवाई की बात करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले क्या हामिद रजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे? इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। दौरान समाअत आज़ाद उम्मीदवारों के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक हमें आज़ाद उम्मीदवार माना जाएगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं जिनमें तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया हो। ठीक है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपके वक्त का। फ़ैसला महफूज हो गया है, अब देखना यह है कि कब तक अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया जाता है। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI खासी पुरुम्मीद दिखाई दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि अदालत हमारे हक़ में फ़ैसला सुनाएगी। मुख्तलिफ रिमार्क्स भी आते रहे हैं। ऑब्वियसली तयन तो नहीं किया जा सकता कि क्या अदालत का फ़ैसला हो सकता है मुमकिन तौर पर। आपके ख्याल में ये तमाम तर कार्रवाई किस तरह से रही है और क्या चीज़ें मज़ीद सामने आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ज़ाहिरी बात, हर कोई जो केस करता है पुरुम्मीद ही होता है, लेकिन फैसले आने तक आदमी को देखना है कि फ़ैसला क्या आता है। 2 इश्यूज़ थे इसके अंदर के सीटें किसको मिलनी चाहिए, अगर इनको नहीं मिलती तो क्या वो उनकी तकसीम हो सकती है बाकी सियासी जमातों में। मेरे ख़्याल से जो मेन केस है उसके, मैं समझता हूँ जो केस का मेन इशू है उसके अंदर कि ये जो इसने गलत जो फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि बल्ले का जब निशान इनसे ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो वो इंडिपेंडेंट उनको डिक्लेयर कर दिया आज़ाद।
मैं नहीं समझता कि वो फैसला सही था। अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि वो इनको आज़ाद डिक्लेयर करना गलत था और इन्होंने अपने फॉर्म क्योंकि पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पे जमा कराए थे, तो ये उनकी सीटें हैं, तो बात ही खत्म हो जाती। इन्होंने अपनी लिस्टें भी जमा कराई हुई थी और फिर वो इनको सीटें मिलनी चाहिए। फर्ज करें वो कहते हैं नहीं क्योंकि ये आज़ाद हो गए थे तो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए, अब सुन्नी इत्तेहाद तो पार्टी नहीं थी, हामिद रजा साहब ने इलेक्शन सही लड़ा नहीं लड़ा, इंडिपेंडेंट थे नहीं थे, अपनी पार्टी पे बड़ा, तो ये फॉर्म दे। बट पॉइंट इज दैट द कोर इशू मैं समझता हूँ कि ये सीटें जो मिलनी चाहिए एक जमात को जिसके साथ बल्ले का निशान आपने एक टेक्निकलिटी पे, एक इशू पे, एक उससे वापस लिया, आपने ले लिया। मैं समझता हूँ इस मुल्क की तारीख का एक माजरत के साथ एक छोटा सा नुक्ता जिस पर मैं रहनुमाई चाहूँगा। आपने कहा कि आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया, उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, लेकिन अपने नॉमिनेशन पेपर्स जिन्होंने फाइल किए थे उस पर पीटीआई दर्ज किया गया था। जस्टिस अदर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि इस मामले पर नाअहल भी हो सकते हैं ये अरकान। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं समझ आया उन्होंने ये क्यों कहा नाअहल क्यों हो सकते हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने जब अपना फॉर्म भरा उस वक्त उनसे उनका निशान नहीं लिया गया था, तो निशान तो बाद में लिया गया वापस हुआ कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो ये नाअहल कैसे हो सकते हैं। अब वो उन्होंने उनसे कहा गया वो इंडिपेंडेंट हो गए, उनको मुख्तलिफ सिम्बल्स दे दिए गए लड़ने के इलेक्शन, वो जीत के आ गए। अब उनसे कहा गया क्योंकि तुम आज़ाद हो, आइन कहता है कि 3 दिन में आपको किसी जमात में शामिल होना है, अगर आप उस जमात में आप शामिल हो जाएंगे तो आपको वो सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अगर फर्ज करें इस नतीजे पहुंचने के उनको कहते हैं कि जी ये जो शामिल हुए गलत हुए, ये सही नहीं थे, तो वो, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो बाकी पार्टीज हैं, उनकी सीटें इनकी तो नहीं मिल सकती क्योंकि उनकी सीटों में इंडिपेंडेंट्स को शामिल किया जाएगा, वो तो शामिल हो नहीं रहे, तो वो ये सीटें जो इनके हक बनती है उनको तो मिल ही नहीं सकती किसी तरह। तो ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है दोनों पॉइंट्स पे गलत है। अब ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट कहां तक जाती है, होल्ड करती है कि सीटें इनको मिलनी चाहिए। अथन मिनल्ला साहब ने भी रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लिया तो इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की, जिसकी वजह से एक तनाज़ा खड़ा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट गलत करार देती है कि क्यों उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया, तो मुतवक्के तौर पर क्या फैसला हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल हो जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी तो एग्जिस्ट करती ही है। देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कानून होता है, बेसिक जो होता है कि अगर बेसिक ऑर्डर जो है आपका वो इलीगल है, गलत है, तो उसके बेसिस पे जितने ऑर्डर्स होते हैं वो सब गिर जाते हैं, वो सब हट जाते हैं, गलत होते हैं। तो यहाँ अगर उन्होंने अदालत इस पे पहुंचती है अदालत के जी ये इनका फैसला गलत था, ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं थे और उन्होंने जो शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद में जाके, वो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी उसमें शामिल होने की, तो फिर ये पीटीआई के ही रहे। उन्होंने अपनी लिस्टें भी जमा कराई हुई थी, मैं समझता हूँ इसमें अगर देर से भी जमा कराएं कोई हर्ज नहीं है, आइन में कोई इसकी रुकावट नहीं, लॉ में 104 जो है सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का वो कहता है। लेकिन ये सीटें उनकी है, उनकी सीटों वो अपनी जमात में वो शामिल हैं, वो अपनी जमात है वो पीटीआई के ही हैं, तो ये सीटें उनका हक बनती है। जब उनका हक बनता है तो फिर उनकी तनासुब से उनको अपनी ये सीटें रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलें देखते हैं कब ये फैसला सुनाया जाता है और उसके बाद ये मामला यकीनन क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैर साहब हमारे साथ थे, माहिर कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, इस बारे में हमें राय से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मौसम की बात कर लेते हैं कि कराची में बारिश का स्पेल एक बार फिर जोर दिखाने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। क्या सूरत हाल है, नाजिश अयाज से जान लेते हैं। नाजिश बताएगा कैसा मौसम है शहर का। नाजिश से भी इस हवाले से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कराची में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था और कराची के जो मुतादिद इलाके हैं वहाँ पर बारिश हो रही है। मॉनसून सीज़न का आगाज़ हो चुका है। नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है इस हवाले से बताएंगी। जी नाजिश। जी बिल्कुल, अब्र करम बरसा है कराची में और क्या खूब बरसा है, क्योंकि इस वक्त कराची के तमाम ही इलाके जो है वो बारिश से सैलाब होते दिखाई दे रहे हैं। आज भाई महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि थंडर सेल्स जो कराची से कुछ फासले पर फॉर्म हो रहे हैं, मजबूत हो गए तो कराची में बारिश होगी और बिलाकर कराची में बारिश शुरू हो चुकी है और ये सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें शहरियों की, तो अब चूँकि ऑफिस से घर जाने का वक्त हो चुका है तो काफ़ी ज़्यादा शहरी जो हैं वो अफरा तफरी का शिकार नज़र आते हैं। बारिश के बाद जो है वो सड़कों की हालत, थोड़ी सी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो जाती है, लेकिन बारिश का जो एक मज़ा है
वो इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा सीन पैदा हो गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पकवान हैं या मुख्तलिफ खानों के जो स्टॉल्स हैं उन पे भी रश लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बारिश में समोसे और पकौड़े के बगैर तो मज़ा नहीं आता। मैं अभी भी जो है बादलों की गड़गड़ाहट सुन रही हूँ। मुझे लगता है अब मज़ीद जो है वो तेज़ हवा के साथ बारिश मुतवक्का है कराची में। जी, तो कराची में बारिश हो रही है और मौसम खुशगवार है, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी हैं। रवां साल 6 माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने KP के मुख्तलिफ अजला में 640 ऑपरेशन करके 297 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में सबसे ज़्यादा 112, डेरा इस्माइल खान 46, टांक 32, लकी मरवत में 30, खैबर 24, जनूबी वज़ीरिस्तान 18, बाजोड़ 10, पिशावर बन्नू में 7, ज़िला कुरम, कोहाट और सवात में 3, जबकि मर्दान में 2 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन व अमान पर काबू पाने और दहशत गर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में रवां साल जनवरी में 41, फरवरी में 55, मार्च में 52, अप्रैल और मई में 55, जबकि जून में 39 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 510 दस्ती बम, 217 मार्टर शेल और दीगर असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो पाक फ़ौज की जानिब से दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और यकीनन बहुत सी कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं पाक फ़ौज की जानिब से या शहरियों की जानिब से वो भी लायक तहसीन है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। किस तरह से आप देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में इन मामलात को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं इसके जो काउंटर टेररिज्म की पाकिस्तान की अफवाज की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो जामिया हिकमत अमली है उसके 3 अहम पहलू आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हमारी अफवाज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, वो उनकी जिस कदर भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि वो इतने कम वसाइल के बावजूद, इतने नामसाइद हालात के बावजूद इतने बड़े पैमाने पे सब्र तहम्मुल के साथ रोज़ाना की सतह पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो इसका स्केल और लेवल है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं। तकरीबन 126 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना पाकिस्तान में जारी हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा थ्रेट और चैलेंज है वो बदकिस्मती से KPK की अंदर पाया जाता है, जिसके कई आदाद शुमार आपने जो शेयर किए वो ये साबित करते हैं कि ना सिर्फ ये कि इन ऑपरेशंस का स्केल बहुत बड़ा है KPK के अंदर, बल्कि कितने बड़े पैमाने पे कामयाबियां हासिल हुई हैं। सैकड़ों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है और हजारों की तादाद में भारी असलहा जो है वो कब्जे में लिया गया है। अलबत्ता जो तीसरा पहलू सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये दहशतगर्दों का कलाकमा और उनकी जो दिफाई सलाहियत है उसकी कमी और कमजोरी तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं समझता हूँ 4 डोमेन्स में काम इससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है, जो कि काइनेटिक डायमेंशन नहीं है, और वो है कि हमारी सियासी क़यादत जो KPK की है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कौमी सलामती के लिए कि वो भरपूर अंदाज में तमाम सियासी मफादात से बालातर होके इन ऑपरेशन की सपोर्ट करे। दूसरी जिम्मेदारी हमारे उलमा हजरात की बनती है कि KPK के अंदर जो उलमा हैं वो तमाम मकातिब फिक्र के वो भी मुल्क के कौमी सलामती और इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को वाज़े करें और जो दहशतगर्दी का नजरिया और सोच है उसको माशरती तौर पे नाकाम और आइसोलेट करने की कोशिश करें। और जो तीसरा पहलू है वो मैं समझता हूं कि हमारे सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट इदारों का भी है, नादरा का भी है, SCP का भी है कि तमाम मदारस जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में शरीक किया जाए और तमाम जो फॉरेन फंडिंग है उसको भी मॉनिटर किया जाए। और मीडिया का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी गैर जिम्मेदाराना दहशतगर्दी से मुतासरा जो नैरेटिव है उसको आवाम तक गुमराही का जरिया बनने से पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने
आपने बात की, ऑब्वियसली तमाम सियासी जमातों को अपने सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखकर इस हवाले से काम करना होगा। खारजा सतह पर भी इस हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत है, चूँकि हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। तो खारजा सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर किन प्लेटफॉर्म्स पर ये मामलात जो है वो उठाए जा सकते हैं? देखिए, खारजा पॉलिसी का जो फोरम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि बायलैटरल यानी कि दो तरफा सतह पे वो ममालिक जो कि दहशत गर्दी को पनाह दिए हुए हैं अपनी सरहदों के अंदर या उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि हमें उनको आलमी सतह पे जो तमाम बड़े ऐवान हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उनके सामने भी इसको एक्सपोज भी किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ दो तरफा सतह पे उनके ऊपर भी जोर दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आप अपनी बैनुल-अक़वामी कानूनी और सफारती जिम्मेदारियां पूरी करें। और क्योंकि इस खित्ते की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम एक जिम्मेदाराना पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी जरूरत ये है कि तमाम दहशतगर्दी का अपनी सरहदों के अंदर से खात्मा किया जाए। हाल ही में SCO की समिट में भी पाकिस्तान जो है वो आवाज़ उठाता है कि किस तरह से जो इंडिया और अफ़गानिस्तान है उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भी बात करें तो वो भी अफ़गानिस्तान से ही ऑपरेट करते हैं। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से कि माह अज़ीम कि इस मुहर्रम के महीने में कहा जाता है कि सिक्योरिटी को सख्त कर दिया जाता है और इस्लाम से कबल भी इस माह को इंतहाई काबिल एहतराम समझा जाता था। इस महीने में जंग व जदल ममनू है, इसी हुर्मत की वजह से इसे मुहर्रम कहते हैं। मुहर्रम का आगाज़ हो गया है। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम बरोज़ 16 और 17 जुलाई को आम तातील का ऐलान किया है और इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया है। जहाँ दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के तुलवर्स में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना की शहादत की मुनासबत से मजालिस, जलसे और जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर हुकूमत ने भी मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल और मुतवाज़न माहौल को कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। मुल्क भर में मौजूद अपने नुमाइंदगान से ज़िला कसूर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस हवाले से महर अब्दुल गफ़्फ़ार हमारे साथ मौजूद हैं, वो तफसीलात देंगे। अब्दुल गफ़्फ़ार, बताइएगा मुहर्रमुल हराम के लिए कैसी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर? जी बिल्कुल, कसूर में सिक्योरिटी के हवाले से कल RPO शेखुपुरा रेंज ने कसूर में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और यहाँ पे जो इंतजामात हैं उनका जायजा लिया। इसी हवाला में इस वक्त हम DSP सिटी सर्कल कसूर के साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि क्या इंतजाम किए। तो बहुत सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसमें जो एंट्री पॉइंट्स हैं और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो एक रखा गया है। इसमें हमने जो 3 लेयर सिक्योरिटी है वो प्लान जारी किया है। छत ड्यूटी है, इसमें एलीट फोर्स है, इसके अलावा हमारे जो जवान हैं और उस वॉलंटियर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि कसूर में इस वक्त 673 मजालिस और जुलूस हैं जो निकाले जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए जो मुख्तलिफ रूट्स हैं उनको भी तयन उनका कर दिया गया है। जी कसूर की पुलिस ने तो तमाम तर सिक्योरिटी प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। तो बहावल नगर में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और पुलिस की जानिब से क्या सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है, जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद रहमानी से। जी राशिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अशोरा मुहर्रम में बरामद होने वाले जुलूस और जो मजालिस जो मुनक्किद की गई हैं उनका जो सिक्योरिटी प्लान है वो जारी कर दी गई। मेरे साथ इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं सर कितने एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तकरीबन 1800 से ज़्यादा एहलकार मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी सर अंजाम देंगे बहावल नगर पुलिस के, जो कवर करेंगे टोटल 38 जुलूसों को और 377 मजालिस को। और इंशाल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, CCTV कैमरे की मदद से और बाकी जो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं वो भी साथ लेस होंगे और मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया। जी बिल्कुल, ये थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो बता रहे थे 28 जो जुलूस बरामद किए जाएंगे उनकी जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है वो उसका जामिया प्लान जारी कर देगा। 1800 से ज़ाहिद जो पुलिस एहलकार हैं वो ड्यूटी सारे अंजाम देंगे। इसका जो ड्रोन के साथ जो मॉनिटरिंग है वो भी की जाएगी, जिसका कंट्रोल रूम DP ऑफिस में बनाया गया है। जी ठीक है, राशिद रहमानी हमें बहावल नगर से आगाह कर रहे थे कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान क्या मरतब किया गया है। दीगर शहरों के हवाले से भी आने वाले प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।